हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए हम पहले टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। हम पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरे स्केलर्स एंड वेक्टर्स में वेक्टर्स में हम पूरा इसी टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। कैसे? सी हियर, इनिशियली आई विल टेक अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। I will take only x axis and y axis. Suppose we are studying motion in a plane, okay, जिसमें हम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे फिलहाल फोकस करेंगे। नाउ अगर मैं कहूँ that this is a point P, उस कोऑर्डिनेट्स आर 3,4, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कितनी है? 3,4 मीन्स x कोऑर्डिनेट वैल्यू इसकी 3 है और y कोऑर्डिनेट वैल्यू इसकी कितनी है? 4। ठीक है, तो मुझे यहां पर पोजीशन वेक्टर हमारी क्या होगी? द पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंड्स ऑन द पॉइंट। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। तो मुझे इस पोजीशन वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में तो कैसे करेंगे, ये हमें जानना है। ओके, जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था दैट दिस इज फॉर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस की यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? जे कैप। जेड एक्सिस की यूनिट वेक्टर हम क्या लेते हैं? के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर मैंने आपको पूरी डेफिनेशन समझाई थी। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और कुछ डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। तो अगर मुझे आर बार को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब मुझे पोजीशन बतानी है पी की इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो हम कैसे बताएंगे? ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स में बताया था कि यूनिट वेक्टर इज ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है? सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। एक्स एक्सिस पे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज 3। द एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ पी इज 3। पी की एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है? 3 है एक्स एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे? हम 3 लिख देंगे क्योंकि मुझे बताना ये जो 3 है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो हम किसकी मदद लेंगे? यूनिट वेक्टर की मदद लेंगे जो कि क्या है? आई कैप। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3 आई कैप। अब मुझे इससे समझ में आता है आई कैप का मतलब हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पे मुझे 3 यूनिट तक जाना है, तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या करूंगा? 3 यूनिट तक चले जाऊंगा। यहां तक मैं पहुंच गया। ओरिजिन से हम क्या करेंगे? 3 यूनिट तक चले जाएंगे। उसके बाद पी की वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पी की वाई कोऑर्डिनेट है 4। वाई कोऑर्डिनेट तो सबसे पहले मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख दूंगा 4। अब मुझे क्योंकि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप। तो मैं इसको क्या करूंगा? जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अभी इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी यहां पर हूं 3 पे हूं। अब मुझे 4 यूनिट वाई एक्सिस पे जाना है, तो 4 यूनिट जब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे तो हम पॉइंट पी पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर, इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से देखेंगे, आर बार इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से आप 3 यूनिट तक आप एक्स एक्सिस पे चले जाओ, तो 3 यूनिट तक मैं एक्स एक्सिस पे चला गया। उसके बाद प्लस 4 जे कैप। 4 जे कैप का मतलब क्या हुआ? अभी आप 4 यूनिट तक वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करो। ठीक है, 4 यूनिट तक आप वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करो, तो जो पॉइंट पे आप लोकेट हो जाते हो, मतलब जिस पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो, वही पॉइंट आपकी ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? तो चलो हम एक और एग्जांपल लेंगे। सपोज दिस इज द पॉइंट Q, whose coordinates are 4,3। तो यहां पर इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स से R1 बार इज द पोजीशन वेक्टर इसकी। ठीक है, तो इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले उसकी एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो R1 बार उसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब हमें एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट तक जाना है। एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट तक गए,
तो हमारी डायरेक्शन अभी एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड कितनी है 4, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा आई कैप, तो मैं यहां पर लिख दूंगा आई कैप। सिंपल। अभी मैं यहां पर पहुंच गया, अभी y कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है इसकी 3, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा प्लस, अभी क्या करेंगे हम यहां से 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, जब मैं ओरिजिन से 4 तक गया, अभी यहां से मैं 3 यूनिट तक ऊपर जाऊंगा तो मैं पोजीशन Q पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे 3 यूनिट ऊपर जाना है, मतलब क्या हुआ, मुझे y एक्सिस के पैरेलल मूव करना है, तो जो डायरेक्शन y एक्सिस की होगी वही डायरेक्शन मेरी होगी, तो y एक्सिस की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है j कैप, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी j कैप होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, दिस इज 3j कैप। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर कोई पॉइंट लोकेट होती है, जैसे कि ये पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है, लेट्स से इट इज 3, 4, 2, 3, 4, 2, हम 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ गए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिन से 3 यूनिट तक की डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सो 1, 2 एंड 3। सी ओरिजिन से मैंने कहां पर गया, मैं 3 यूनिट तक की डिस्टेंस तक आया, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी, एंड व्हाट रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, इट्स आई कैप। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन R2 बार, इसको R2 बार ले लेते हैं हम, दैट दिस वेक्टर इज R2 बार। ठीक है, ओके, तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूं, सो मैं यहां पर लिखूंगा 3i कैप। आपको एक्स एक्सिस पे जाना है 3 यूनिट तक, उसके बाद y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 4, मतलब आपको y एक्सिस के पैरेलल जाना है, यू विल ट्रेवल इन अ डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पैरेलल। मैं y एक्सिस के पैरेलल गया, कितने यूनिट तक गया, 4 यूनिट तक गया, तो देयरफॉर प्लस 4 j कैप इसके लिए क्योंकि आप y एक्सिस के पैरेलल गए, तो इसका मतलब जो y एक्सिस की डायरेक्शन होगी वही आपकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद z डायरेक्शन में मुझे कितना यूनिट आना है, 2 यूनिट आना है, कौन सी डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में आना है, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा प्लस 2, मुझे क्योंकि z डायरेक्शन में जाना है, कितनी यूनिट जानी, 2 यूनिट जानी है z डायरेक्शन में जाने के लिए k कैप, तो मैं यहां से z डायरेक्शन में जाऊंगा और मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर। सो इन दिस वे दिस इज रिप्रेजेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, सॉरी दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, तो आपकी जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उसको आप i कैप से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उसको आप j कैप से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो z कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी उसको आप k कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके क्लास, नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रियल नंबर विथ अ वेक्टर। अगर हम किसी भी रियल नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। So we will see next topic, multiplication of real number, multiplication of real number with a vector. Okay, किसी भी रियल नंबर को अगर मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हमें ये चीज पढ़नी है। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। For example, if this is a vector given to us that is a bar, ठीक है, and lambda is the real number जो हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, suppose that b bar is equals to lambda a bar। See here, a बार को मैंने अगर किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कोई दूसरा वेक्टर मिलेगा जो होगा b बार। क्यों मुझे दूसरा वेक्टर मिला, क्योंकि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ जाएगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो जब आप b बार को देखोगे तो b बार 2 तरीके से बन सकता है, वन इज दिस वन,
दैट बी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बार। ये कभी होगा अगर आपकी लैम्बडा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। या फिर आपको ये मिल सकता है दैट बी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बार। ये कभी होगा जब भी आपकी लैम्बडा की वैल्यू 1 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी, ठीक है। चलो इसका हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, लेट्स डू विद एन एग्जांपल। सपोज इफ दिस इज ए बार विच इज इक्वल्स टू 2i कैप। मैंने क्या ले लिया यहां पर 2i कैप, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा दैट लैम्बडा का वैल्यू, चलो मतलब मान लो 2 है, लैम्बडा का वैल्यू क्या है 2 है। सो देयरफॉर अगर मैं आपको बोलूंगा बी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बार, तो लैम्बडा का वैल्यू क्योंकि 2 है आपका, उसको ए बार से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2i कैप। ए बार का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 2 2 कम्स आउट टू बी 4i कैप। इफ यू विल सी बी बार की मैग्नीट्यूड जो थी वो बढ़ गई, तो मैग्नीट्यूड बढ़ गई तो देन यू विल सी दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी बार विच इज इक्वल्स टू 4i कैप। क्लियर? इन दिस केस वी नो दैट लैम्बडा का वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग ट्राई करते हैं कि लैम्बडा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं पे हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट लैम्बडा का वैल्यू मतलब मान लो 0.5 है, ठीक है। सो इन दिस केस बी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा? इट्स 0.5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार? द वैल्यू ऑफ ए बार इज 2i कैप। So 0.5 into 2 is 1, so 1i cap. आप देखोगे बी बार की मैग्नीट्यूड ए बार की मैग्नीट्यूड से कम हो गई। अगर इसकी मैग्नीट्यूड कम हो गई तो साइज ऑफ एरो भी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू ए बार। सो देयरफॉर यहां पर मैं बोलूंगा दैट बी बार इज इक्वल्स टू आई कैप। क्लियर? ओके, अभी यहां पर एक और चीज भी पढ़नी है। चलो मतलब मान लो अभी यहां पर बी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बार है, लेकिन यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर नेगेटिव साइन ले लिया, इट इज माइनस लैम्बडा ए बार। मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैंने माइनस डाल दिया, इट्स लैम्बडा ए बार। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? बी बार इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा ए बार में क्या हो जाएगा? बी बार अपनी डायरेक्शन ए बार के ऑपोजिट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा हुआ है ना। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? दैट दिस वेक्टर विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। मींस बी बार मींस द वेक्टर बी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? बी बार इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा ए बार के लिए क्या हो जाएगा? बी बार अपनी डायरेक्शन बदल देगा, ऑपोजिट कर देगा, ठीक है। इस केस में इसका एग्जांपल देखते हैं। चलो लैम्बडा का वैल्यू यहां पर 2 नहीं होके लैम्बडा का वैल्यू समझो -2 होगा। So if lambda value is -2, so -2 into 2 becomes -4i cap. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट डायरेक्शन बदल जाएगी। सो बी बार नाउ इज इक्वल्स टू, इट इज -4i cap. सो यहां पर लिख देते हैं -4i cap. सेम ओवर हियर ऑल्सो, लैम्बडा का वैल्यू अगर -0.5 हो गया तो -1i cap आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाती है उसकी, बस नेगेटिव साइन डालने से उसकी आप वेक्टर की क्या कर रहे हो? डायरेक्शन को बदल रहे हो। क्लियर? सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर विद अ वेक्टर। तो इस तरीके से हम किसी भी रियल नंबर को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बट बिफोर दैट प्लीज कॉपी डाउन दिस क्विकली। Okay class, let's move to the next topic, that is vector addition. So please write down next topic, vector addition. Very important topic, बहुत important topic है और बहुत मजा भी आने वाला है इस टॉपिक को करने में, ठीक है। So the next topic, vector addition. Okay. So let's see what is vector addition. बच्चों वेक्टर एडिशन से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्यों वेक्टर एडिशन स्केलर एडिशन से अलग है। ओके, चलो इसके लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर आई विल से दैट दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज ओरिजिन 1
2 3 4, this is 1, this is 2 and this is 3. ठीक है, and in this case this is -1, this is -2 and this is -3. Suppose you are standing at origin. आप कहाँ पर खड़े हो? ओरिजिन पे खड़े हो, ठीक है. You traveled a distance till here. आप कहाँ तक ट्रैवल किए? 3 तक ट्रैवल किए. After that what you will do? You will again come back and you will reach at this point. चलो नेमिंग कर देते हैं. This is origin, this is A and this is B. आप ओरिजिन से निकले, A तक गए, लेकिन वापस से आते वक्त B तक आया. So this is your entire journey. तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? The distance traveled by you is 3 unit plus 2 unit comes out to be 5 unit. तो the distance traveled by you is 5 unit. लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अभी हम बात करेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट में चलो लेट्स कंसीडर, जब आप ओरिजिन से A तक जा रहे हो, आप ओरिजिन से A तक जा रहे हो, तब आपकी डिस्प्लेसमेंट है S1. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा दैट डिस्प्लेसमेंट S1 बार इज इक्वल्स टू 3 i कैप, है ना. i कैप, आप x एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हो, 3 यूनिट तक आपने ट्रेवल किया, सो 3 i कैप, योर डिस्प्लेसमेंट इज 3 i कैप. लेट्स टॉक अबाउट नाउ, जब आप A से B तक आए, जब आप A से B तक आए तब आपकी डिस्प्लेसमेंट S2 थी, सो आई विल राइट डाउन S2 बार. ठीक है, लेकिन आप कहां से आ रहे हो? A से B तक आ रहे हो, तो आपकी यूनिट क्या होगी? मैग्नीट्यूड क्या होगी? सबसे पहले मैग्नीट्यूड 1 and 2, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2, बट आपकी डायरेक्शन क्या है? A से B तक आ रहे हो, आप लेफ्ट साइड आ रहे हो. आई कैप जो डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर का, वो कौन सी साइड होता है? राइट साइड होता है. सॉरी, आई कैप जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो कौन सी साइड होती है? वो राइट साइड होती है. लेकिन आपकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, मीन्स यू आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम कौन सी साइन लेंगे? माइनस लेंगे, -2 आई कैप. तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करोगे? दोनों वेक्टर्स को ऐड करोगे, S1 बार प्लस S2 बार. S1 बार की वैल्यू कितनी है? 3 आई कैप. S2 बार की वैल्यू कितनी है? 2 आई कैप. 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप, 1 आई कैप. तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट. As we know that displacement is the shortest distance between the final position and the initial position. फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो आप देखोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 1. तो हमें आंसर आ गया 1 आई कैप यूनिट. अगर आप ध्यान से देखोगे, डिस्टेंस में भी हमने ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट भी हमने ऐड किया, लेकिन आंसर हमें अलग अलग आ रहा है. इसका मतलब डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी में एडिशन के कुछ अपने अलग रूल्स है, डिस्प्लेसमेंट में मतलब वेक्टर क्वांटिटी में अपने एडिशंस के कुछ अलग रूल्स है. क्यों अलग रूल्स है? बिकॉज वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करता है, स्केलर्स में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है. तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज में जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो हमें डायरेक्शन का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसको हम बोलेंगे वेक्टर एडिशन रूल्स, जहां पर हमने लॉस बनाए हैं टू ऐड टू डिफरेंट वेक्टर्स. देयर आर 3 लॉस: triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition and the polygon law of vector addition. तो हम एक एक करके तीनों लॉस को ध्यान से देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Let's see next topic, triangle law of vector addition. Okay, so triangle law of vector addition की मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, तो पहले आप स्टेटमेंट लिख दीजिए. Okay, the statement for the triangle law of vector addition is, if two vectors represented being both magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the resultant is represented by the third side of the triangle. फिर से रिपीट करता हूं. If two vectors represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle,
then the resultant is represented by the third side of the triangle. It is known as the triangle law of vector addition. ठीक है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं बोर्ड पे कि क्या है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर इफ दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर and this is the another vector that is b vector, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, the resultant is the third vector which is represented by the third side of the triangle. ये आपकी जो रिजल्टेंट है, ये आपकी रिजल्टेंट है r bar. Okay, two vectors represented both in magnitude and direction. See, magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the resultant is always represented by the third side of the triangle. Then the resultant is always represented by the third side of the triangle. ठीक है, तो यहां पर जो r बार का आपका वैल्यू होगा, this r बार is a बार प्लस b बार. r बार का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? It is a बार फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर का एडिशन. Remember one thing class, resultant vector फर्स्ट वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से चालू होगा एंड सेकेंड वेक्टर की एंडिंग पॉइंट पे खत्म होगा. फिर से, रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से चालू होगा. सी, रिजल्टेंट वेक्टर इज गोइंग इन दिस वे, तो फर्स्ट वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से चालू होगा और सेकेंड वेक्टर की एंडिंग पॉइंट पे जाके खत्म होगा. सो इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अभी आपको समझना है व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट की डेफिनेशन को एकदम क्लियर कर लेते हैं बिफोर गोइंग अहेड. तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द कॉमन वेक्टर, द सिंगल वेक्टर, यू कैन से द सिंगल वेक्टर दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर. मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो बाकी सारे वेक्टर्स मिलके कर रहे थे. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. पहले रिजल्टेंट में समझा देता हूं, ठीक है? तो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे कुछ लोग लाइक दिस. देयर आर 4 पीपल who is pushing the block with different forces. Let's say यहां पर ये 5 न्यूटन का फोर्स, यहां पर सेकेंड वाला पर्सन थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा ऑफ 10 न्यूटन, थर्ड पर्सन थोड़ा कम फोर्स लगाएगा विच इज 2 न्यूटन, फोर्थ फोर्स जो होगा वो भी फिर से 5 न्यूटन का होगा. तो दे आर द 4 पर्सन हु इज पुशिंग द ब्लॉक विद डिफरेंट फोर्सेस. क्लियर? तो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा? तो यहां पर देखो टोटल फोर्स कितना है? 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, इट कम्स आउट टू बी 22 न्यूटन. तो हम क्या करेंगे? यहां पर इसी ब्लॉक को देयर इज वन पर्सन हु इज पुशिंग दिस ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन. द डायरेक्शन विल बी द सेम. दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, तो यहां पर इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट. जो सब मिलके काम कर रहे थे वो यहां पर एक ही बंदे ने वो काम कर दिया. ओके, सो इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट. जो सारे वेक्टर्स मिलके जो इफेक्ट देंगे इस ब्लॉक पे वो उनको हटा दो और सिर्फ एक ही फोर्स डालो जो सेम इफेक्ट देगा जो ये सब मिलके दे रहे थे. इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट. जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ए बार और बी बार जो इफेक्ट दे रहा था, ओके, वही इफेक्ट कौन देगा? आर बार देगा. चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज ओरिजिन 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2 3 एंड दिस इज 4. हमें पता है y एक्सिस पे यूनिट वेक्टर j कैप होता है, x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर i कैप होता है. ओके, for example, right now you are standing over here. Right now you are standing over here. You will go 3 unit distance on x axis. हम कहां पर आ गए? 3 यूनिट डिस्टेंस कहां पर आ गए? x एक्सिस पे आ गए. 3 यूनिट डिस्टेंस कहां पर आ गए? x एक्सिस पे आ गए. फिर यहां से हम 4 यूनिट डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं.
यहां से हम 4 यूनिट डिस्टेंस y एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं और हम कहां पर पहुंच गए, हम पोजीशन B पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा पोजीशन हो गया। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, यहां पर r बार का वैल्यू क्या होगा? सो द पोजीशन वेक्टर r बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे जब आप O से A तक ट्रेवल कर रहे हो, O से A एंड दिस इज A टू B, दिस इज A टू B, सपोज दिस वेक्टर इज A बार, नहीं चलो इसको P बार ले लो क्योंकि A हमने ऑलरेडी ले लिया है, एंड दिस वेक्टर इज Q बार, P बार एंड Q बार, और ये वेक्टर जो होगा ये आपका रिजल्टेंट होगा R बार। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से चालू होगा और सेकंड वेक्टर की एंडिंग पॉइंट पे जाके खत्म होगा। क्लियर? सेकंड वेक्टर की एंडिंग पॉइंट पे जाके कहां पर होगा, खत्म होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप O से A गए, फिर A से B गए, आप यहां पर पहुंचे। क्लियर? O से A और A से B तक जाने में आप यहां तक पहुंच गए। वहीं अगर आप डायरेक्ट ये रूट लेते तो भी आप यहां तक पहुंचते। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, दो वेक्टर्स का जो रिजल्ट होगा वही एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर दिया जाएगा जो सेम इफेक्ट देगा। मतलब आपकी पोजीशन तो सेम ही होगी, चाहे आप ऐसे चले जाओ या डायरेक्टली ऐसे चले जाओ। सो इसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्लियर? इसी को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। Triangle of vector addition states that if two vectors represent both in magnitude and direction by the two sides of a triangle, then the resultant represented by the third side of the triangle, and resultant always starts from the starting point of the first vector and ends on the ending point of other vector, and the resultant is the addition of the two vectors, these two vectors, that r bar is equals to a bar plus b bar। ये आपको याद रखना, ये इक्वेशन कि ट्राइंगल में जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर्स का क्या होगा, एडिशन होता है। लेकिन कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन, स्केलर एडिशन नहीं। आप देखोगे तो मैंने ऊपर वेक्टर बनाया, बार बनाया, तो वेक्टर एडिशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी विल सी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वी विल सी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट बिफोर दैट कॉपी डाउन दिस। ओके बच्चों, अभी हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओनली। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of a parallelogram। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन को डायग्राम फॉर्म में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन साइज ऑफ एन एरो, एंड द डायरेक्शन ऑफ एन adjacent sides of a parallelogram, जैसे कि यहां पर suppose this one, this is another vector, this is vector a bar, this is vector b bar। if two vectors represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, okay, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि अगर ये b bar होगा तो हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, opposite sides having the equal magnitude and having the same direction। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे तो लेट्स सी एट दिस पॉइंट, दिस इज ऑल्सो योर बी बार, बिकॉज इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी और डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। पैरेलल बोलते हैं ना, इसके लिए तो पैरेललोग्राम बोलते हैं, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज पैरेलल फॉर अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया।
अगर ये ए बार है तो ऑब्वियसली ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बार रिप्रेजेंट करेगा. इफ दिस इज बी बार देन दिस इज ऑल्सो बी बार. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम लाइक दिस. ये आपका रिजल्टेंट है दैट इज आर बार. क्लियर? सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अगर कोई भी दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा हमेशा क्या होगा, डायगोनल होगा ऑफ अ पैरेललोग्राम. कैसे डायगोनल होगा? अच्छा ठीक है, रिजल्टेंट चलो डायगोनल हुआ समझ में आता है, बट व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट? तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कैसे? इफ यू विल रब दिस पार्ट, हम इस पार्ट को रब कर देते. चलो पैरेललोग्राम के इस पार्ट को हटा दो. पैरेललोग्राम के इस पार्ट को हमने क्या किया, हटा दिया. अगर आपने पैरेललोग्राम के इस पार्ट को हटा दिया तो आपको क्या मिला, ट्राइंगल. सो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हम क्या यूज करेंगे यहां पर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हमें कहता है जो रिजल्टेंट है आपका विच स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर को ले लो विच इज ए बार, एंड जहां पर रिजल्टेंट आपका खत्म होता है उस वेक्टर के साथ आप उसको ऐड कर दो, है ना. रिजल्टेंट स्टार्टिंग वेक्टर क्या है उसकी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर क्या है उसका, ए बार. यहां से स्टार्ट हो रहा है, रिजल्टेंट कहां पर खत्म हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है. एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर क्या है, बी बार. तो फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर मींस आर बार इज इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर क्या है, ए बार, सेकंड वेक्टर क्या है, बी बार. सो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार. क्लियर? तो ये आपका रिजल्टेंट आता है. तो रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा आप एक चीज याद रखो कि जो रिजल्टेंट होगा किसका, पैरेललोग्राम का, पहली बात वो डायगोनल होगा. दूसरी बात जो पैरेललोग्राम है उसकी जो एडजेसेंट साइड्स के जो वेक्टर्स है, उसकी जो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर है, जैसे कि यहां पर अभी हमने देखा था बी बार का, तो उसकी जो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर्स है और वो रिजल्टेंट क्या होगा, उन एडजेसेंट साइड के वेक्टर्स का एडिशन होगा. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ यू विल सी क्लास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. दोनों सिमिलर है, एक ही चीज है दोनों, कोई अलग चीज नहीं है. चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा. सपोज यहां पर दिस इज योर पुली एंड यहां पर आपका एक प्लेटफॉर्म है. वे आर द टू फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज द सेकेंड पर्सन. ओके, यहां पर क्या हुआ है, एक बॉक्स है हमारे पास, एक ब्लॉक है, यू कैन सी. इस ब्लॉक के ऊपर एक स्ट्रिंग लगी हुई है. दिस ब्लॉक हैविंग वन स्ट्रिंग विच पासेस ओवर द पुली लाइक दिस. ठीक है, यहां पर इसके पास जो सेकेंड स्ट्रिंग है वो यहां पर जाती है. दिस इज द सेकेंड स्ट्रिंग. ये दोनों क्या करेंगे, इन स्ट्रिंग्स को खींचेंगे. ये इस तरफ खींचेगा जिसकी वजह से यहां पर अगर आप फोर्स देखोगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, और ये इसको राइट साइड खींचेगा तो यहां पर जो फोर्स देखोगे वो राइट साइड हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों इसको जब खींचेंगे तो व्हेन यू विल सी कि ये एक टाइम ऐसी आएगी कि ये जो स्ट्रिंग है आपकी ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसे ये टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये इसको यहां पर खींचेगा और ये इसको यहां पर खींचेगा. तो ये जो ब्लॉक होगी कुछ देर के बाद आप देखोगे तो इस ब्लॉक की पोजीशन ये होगी. दिस इज द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. तो अगर आप देखोगे तो यहां पर रिजल्टेंट जो होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट, ये आपकी रिजल्टेंट होगी. आई विल राइट डाउन दिस इज आर बार. इसने जो फोर्स के साथ खींचा, लेट्स से दिस फोर्स इज ए बार, और इसने जो फोर्स के साथ खींचा दैट फोर्स इज बी बार. ठीक है, क्लियर दिस मच. तो यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे इन दिस डायग्राम, हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई, हमें ए बार की डायरेक्शन मिल गई, हमें बी बार की डायरेक्शन हमें पता है. ठीक है, ए बार की भी डायरेक्शन हमें पता ही थी. तो मैं यहां पर इस ब्लॉक को जरा रब कर देता हूं ताकि आपको कुछ बता सकूं. ठीक है, नाउ सी हियर, जब हम बात करेंगे दैट आर बार, ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपकी फर्स्ट वेक्टर थी और ये आपकी सेकेंड वेक्टर है. तो इफ यू विल सी, ये आपका क्या बना, ये आपका रेक्टेंगल बना, एंड वी नो दैट रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. करेक्ट.
तो यहां पर देखोगे तो पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट बना वो हमारा डायगोनल बना, सी। यही चीज मैं आपको यहां पर समझा रहा था, ठीक है। जो आपका रिजल्टेंट होगा दैट इज द डायगोनल, ठीक है। हमेशा देखो फिजिक्स की लॉ है ये, ठीक है। अगर यहां पर इफ दिस इज बी बार तो मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, हमें पता है जब डायरेक्शन सेम है मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वेक्टर को भी हम बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हेन आई विल रब दिस, मैं इसको अगर रब कर दूंगा क्योंकि मैंने बी बार वेक्टर को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने यहां पर, चलो इनको रब कर दो सो दैट यू कैन गेट द क्लियर पिक्चर। तो आप देखोगे तो आपको ये क्या मिला, दिस इज द ट्राइंगल। तो यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाती है। तो यहां पर बताने का मतलब एक ही है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। दोनों के मतलब में कोई चेंजेस नहीं है। कुछ देर के बाद हम डेरिवेशन करेंगे तभी भी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम ही होती है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, दोनों एक ही चीज होती है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। So it states that if some vectors represent both in magnitude and direction by the incomplete side of the polygon, then the resultant is represented by the closing side of the polygon. इसको समझते हैं जो मैंने बोला है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं that there are the some vectors. This is A bar, this is B bar, this is C bar and this is D बार। तो ये क्या है, एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन है, ये कंप्लीट पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। दिस इज द इनकम्प्लीट पॉलीगॉन। तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। मतलब इस पॉलीगॉन को हम क्लोज कर देंगे अभी, तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बट रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स ऑन हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। फिर से रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर की हेड पे जाके खत्म होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। दिस इज आर बार, ठीक है। तो अगर आर बार की वैल्यू चाहिए मुझे इन सारे वेक्टर्स के फॉर्म में, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद लेंगे। कैसे, देखो यहां पर सपोज मैंने यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, दिस इज वेक्टर इज R1 बार। R1 बार इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A बार एंड B बार बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स ऑन हेड ऑफ अदर वेक्टर। सो यहां पर जो R1 बार का वैल्यू होगा यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉरगेट अबाउट दिस, CD और R को भूल जाओ, तो आप देखोगे यहां पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है। सो वी कैन यूज द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो R1 बार का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A बार प्लस B बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 बार। क्लियर नाउ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दूसरा वेक्टर बनाया दैट दिस इज R2 बार। Forget about this, A bar, B bar, D bar और R bar को भूल जाओ, इनको छुपा दो। So you will see this makes a triangle। तो इस ट्राइंगल में रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली R2 बार। क्यों, R2 बार स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ R1। R2 कहां से स्टार्ट हुआ है, R1 की टेल से स्टार्ट हुआ है और R2 खत्म कहां पर हो रहा है, C की हेड पे जाके खत्म हो रहा है। ओके, so the vector which starts from the tail of the first vector and ends on head of the other vector, तो वो हमारा रिजल्टेंट माना जाता है। तो इस केस में रिजल्टेंट R2 बार हुआ, तो यहां पर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे दैट R2 बार इज इक्वल्स टू R1 बार प्लस C बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, इट्स A बार प्लस B बार, सो A बार प्लस B बार प्लस C बार, सो दैट इज योर R2 बार। नाउ वी विल सी द लास्ट साइड, दिस पार्ट। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगा, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस नाउ, इन सबको भूल जाओ। तो यहां पर R2 बार एंड दिस इज D बार,
R2 बार D बार, तो हमारा रिजल्टेंट कौन होगा? R बार, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ R2 एंड एंड्स ऑन हेड ऑफ D. ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा दैट यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन R बार इज इक्वल्स टू R2 बार प्लस D बार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 बार? इट्स A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार, दिस D बार, और ये वैल्यू R2 बार की है, तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, सो प्लीज कॉपी डाउन. देन we'll move to the properties of vector addition. So now it's time to see the properties of vector addition. So please write down next topic, properties of vector addition. So the next topic is properties of vector addition. Okay, so the first property of vector addition, it obeys commutative law. It obeys commutative law. तो commutative law क्या होता है? In the commutative law, you can add two vectors either in this way, that is a bar plus b bar, या फिर आप b बार प्लस a बार करके भी ऐड कर सकते हो. इनके रिजल्टेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप a बार प्लस b बार करके ऐड कर दो या b बार प्लस a बार करके ऐड कर दो. क्यों नहीं पड़ेगा इनके रिजल्टेंट पे असर? इसको अभी हम चेक करेंगे. ठीक है, मतलब इस चीज को हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं मान सकते, फिजिक्स से प्रूफ मांगता है. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. सपोज दिस इज अ वेक्टर a बार और ये हमारा वेक्टर है b बार. ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज योर रिजल्टेंट, दैट इज योर r बार. I will say that resultant is equals to a bar plus b bar. Resultant is equals to a bar plus b bar because resultant starts from the tail of first vector, so that's why first vector resultant कहाँ से हुआ? Start tail से start हुआ. कौन सी, किसकी tail से? first vector की tail से start हुआ. तो first vector की tail से जो start होता है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया first vector a bar, और खत्म कहाँ पर हो रहा है? हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड वेक्टर को लिख देंगे. ठीक है, तो ये आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार वाला कंसेप्ट समझ में आता है, क्योंकि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड है. अभी हम यहां पर क्या करेंगे? आई विल शिफ्ट दिस बी बार वेक्टर ओवर हियर. हम क्या करेंगे? बी बार वाले वेक्टर को यहां पर शिफ्ट कर देंगे. तो आई एम रिप्रेजेंटिंग विथ अ डॉटेड लाइन्स. सो दिस इज योर बी बार, और ए बार को ऊपर शिफ्ट कर दिया. सो नाउ दिस इज योर ए बार, मतलब ये पैरेललोग्राम ही हो गया. ठीक है, तो यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं. सो व्हेन यू रब दिस पार्ट, अभी आप आर बार को देखो. आर बार कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ बी बार एंड एंड्स ऑन हेड ऑफ ए बार. आर बार कहां से स्टार्ट हो रहा है? बी बार की टेल से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पर हो रहा है? ए बार की हेड पे. तो इन दिस सिनारियो फॉर दिस ट्राइंगल आई विल राइट डाउन आर बार. फर्स्ट वेक्टर कौन है यहां पर? बी बार, जिसकी टेल से स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वेक्टर है. रिजल्टेंट जिसकी टेल से स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट वेक्टर है, और जिसकी हेड पे जाके खत्म होता है वो हमारा सेकंड वेक्टर है. तो आई विल राइट डाउन बी बार प्लस ए बार. ठीक है, क्लियर? इस केस में जब मैंने पहला डायग्राम बनाया था, इस केस में इफ यू विल सी, आर बार जो था वो किसकी टेल से स्टार्ट हो रहा था? ए बार की टेल से स्टार्ट हो रहा था, और किसकी हेड पे जाके खत्म हो रहा था? बी बार की हेड पे जाके खत्म हो रहा था. ठीक है, तो इस केस का रिजल्टेंट ये है और इस केस का रिजल्टेंट ये है. तो आप देखोगे दोनों सिनारियो में रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड तो नहीं बदली, उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा. सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन a bar plus b bar is equals to b bar plus a bar. So it obeys commutative law. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी वी विल सी, इट ऑल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी मानता है. तो अभी हम समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है. इट ऑल्सो ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या आता है? दैट
a bar plus b bar plus c bar is equals to a bar plus b bar plus c bar. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले a b को ऐड कर दो, फिर उनका जो आंसर आएगा उससे c के साथ ऐड कर दो, या फिर आप पहले b और c को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा आप उसको a के साथ ऐड कर दो. दोनों सिनारियो में आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है. तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इसको भी हम प्रूव करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं हम. नाउ सपोज if we have 3 vectors this time, not 2 vectors, 3 vectors. So this is vector a bar, this is vector b bar and this is a vector c bar. ऐसे हमारे पास there are the 3 vectors. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले a और b को हम ऐड करेंगे. कैसे ऐड करेंगे? by using the triangle of vector addition. ये हमारा रिजल्टेंट बना, let's say this is r1 bar. r1 bar जो है it is the addition of the these two vectors a bar plus b bar, है ना. r1 देखोगे तो इसकी टेल से स्टार्ट हुआ है a bar की, मतलब ये हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा, और b की हेड पे जाके खत्म हुआ है तो मतलब ये हमारा सेकंड वेक्टर होगा. तो r1 bar is equals to addition of first vector that is a bar plus addition of second vector that is b bar. ठीक है, गुड. तो अभी यहां पर हमें r1 bar का वैल्यू मिल गया. नाउ आई विल ड्रॉ द अनदर वेक्टर लाइक दिस. दिस इज r2 bar. फॉरगेट अबाउट a bar एंड b bar. a bar और b bar को भूल जाओ. अभी r2 bar पे हम फोकस करेंगे. सो इफ यू विल सी r2 bar, दिस इज r1 bar, दिस इज c bar. तो हमारा रिजल्टेंट r2 bar होगा ऑब्वियसली. r1 bar c bar, r2 bar इज द रिजल्टेंट. ठीक है, क्योंकि r2 bar कहां से स्टार्ट हुआ है? टेल ऑफ r1 एंड कहां पर खत्म हुआ है? हेड ऑफ c bar. ठीक है, तो therefore I will write down that r2 bar is equals to r1 bar plus c bar. So what is the value of r1 bar? It's a bar plus b bar. So a bar plus b bar plus c bar. तो हमें r2 bar का ये आंसर आया in this example. ठीक है, तो अभी मैं इसको रब कर दूंगा यहां पर. ठीक है, चलो रब नहीं करते, मैं आपके लिए दूसरा डायग्राम बना देता हूं सो दैट यू कैन इजीली कंपेयर. ओके, यहां पर बना देता हूं दैट इफ सपोज दिस इज a bar एंड ये हमारा b bar और ये हमारा c bar. ठीक है, नाउ सी हियर व्हाट आई विल डू टू प्रूव द नेक्स्ट पार्ट. अभी हम यहां पर क्या करेंगे? एक वेक्टर बना देंगे लाइक दिस वे. दिस इज माई वेक्टर. जस्ट मिनट, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया हमारा. या सो दिस इज माई वेक्टर. आई विल राइट डाउन r1 bar. तो r1 bar को आप देखोगे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ b bar एंड एंड्स ऑन हेड ऑफ c bar. तो r1 bar का इस केस में क्या वैल्यू आएगा? फर्स्ट वेक्टर उसके लिए कौन हो जाएगा? b bar, और सेकेंड वेक्टर उसके लिए क्या हो जाएगा? c bar. क्लियर? क्योंकि r1 bar टेल किसकी टेल से स्टार्ट हुआ है? b bar की, तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर माना जाएगा. किसकी हेड पे जाके खत्म हुआ है? c bar की, तो ये हमारा सेकेंड वेक्टर माना जाएगा. ठीक है, तो r1 bar का वैल्यू आ गया हमें. अभी हम यहां पर क्या करेंगे? एक और वेक्टर बनाएंगे लाइक दिस. आई विल से दैट दिस इज माई r2 bar. ठीक है, नाउ फॉरगेट अबाउट b एंड c. b और c को भूल जाओ. नाउ लुक इन दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में देखो, वेक्टर्स की डायरेक्शंस देखो. तो हमारा वेक्टर की डायरेक्शन देखने के बाद रिजल्टेंट आपको समझ में आ गया होगा कि r2 bar इज माई रिजल्टेंट. व्हाई? बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एंड्स ऑन द हेड ऑफ अदर वेक्टर. So therefore I will write down that r2 bar is equals to a bar plus r1 bar. a bar plus r1 bar. So is equals to a bar. r1 bar का वैल्यू कितना है? b bar plus c bar, है ना. तो इन बोथ द सिनारियो r2 bar की ना तो मैग्नीट्यूड बदली ना ही डायरेक्शन बदली. r2 bar की डायरेक्शन भी इस केस में यहीं पे थी और इस केस में भी यहीं पे है, और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? सेम होगी. द साइज ऑफ एरो विल आल्सो बी सेम. So left hand sides are equal, means right hand sides are also equal. So therefore I will write down a bar plus b bar plus c bar is equals to a bar plus b bar
plus C bar. Oh sorry, it will be B bar plus C bar. ठीक है? So in this way we can follow the distributive law. So these are the some properties